हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल रोहिणी क्लासेस में। तो आज हम क्लास 10th की एनसीईआरटी हिस्ट्री का भारत में राष्ट्रवाद का जो है अगला पार्ट देखने जा रहे हैं। इसके पिछले पार्ट्स में हमने जो है किस प्रकार गांधी जी साउथ अफ्रीका से भारत आते हैं और भारत आने के बाद उनका कौन कौन सा आंदोलन होता है, इसके बारे में हमने जो है डिटेल वे में स्टडी किया था। गाइस, हमने पिछले पार्ट में सविनय अवज्ञा आंदोलन बहुत अच्छे तरीके से देखा है और आज हम इस बारे में बात करेंगे कि लोगों के अंदर राष्ट्रवाद की भावना जागृत कैसे होता है, सामूहिक अपनेपन का भाव किस प्रकार जागृत होता है, इसके बारे में आज हम डिटेल वे में स्टडी करेंगे। तो चलिए बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। तो बात करते हैं सामूहिक अपनेपन के भाव के बारे में। ये आपको जो चित्र में प्रदर्शित हो रहे हैं ये है बाल गंगाधर तिलक। इन्हें ध्यान से देखिए। तिलक जो है एकता के प्रतीकों से घिरे हुए हैं। आप देख पा रहे होंगे उनके पास जो है गीता वगैरह रखी हुई है ना। और चित्र के चारों ओर विभिन्न धर्मों के पवित्र जो है स्थान, मंदिर, चर्च, मस्जिद, ये सारी चीज़ें जो है चित्रित की गई हैं। अच्छा, अब आइए मेन टॉपिक पे पहुंचते हैं। बात करते हैं सामूहिक अपनेपन का भाव। देखिए, सामूहिक अपनेपन का ये जो भाव होता है ना, आंशिक रूप से संयुक्त संघर्षों से चलते हुए जो है पैदा होता है। अब इसके अलावा बहुत सारी सांस्कृतिक प्रक्रियाएं भी हैं जिनके जरिए जो है राष्ट्रवाद जो है ना लोगों की कल्पना और दिलो दिमाग पर छा जाता था उस समय भी। इतिहास और साहित्य की अगर बात करूँ तो इसमें जो लोक कथाएं होती हैं, गीत, चित्र, प्रतीक, सभी ने राष्ट्रवाद को साकार करने में अपना जो है योगदान दिया था। अब इससे जो है भारत माता की छवि भी तो प्रदर्शित होती है। अब देखिए, राष्ट्रवाद का विकास हुआ, ठीक है, राष्ट्रवाद का विकास हुआ तो जाहिर सी बात है हमारी भारत माता की छवि जो है अच्छी हुई ना। तो राष्ट्रवाद की जो भावना जो है तब पनपती है जब लोग महसूस करने लग जाते हैं कि वे एक ही राष्ट्र के अंग हैं और जब वे एक दूसरे को एकता के सूत्र में बांधने वाली कोई साझा बात ढूंढ लेते हैं, ठीक। लेकिन राष्ट्र जो है ना लोगों के मस्तिष्क में एक यथार्थ रूप कैसे पैदा करती है, इसी के बारे में आज हम बात करने वाले हैं। देखिए, आप सभी को पता है कि भारत जो है, भारत में विभिन्न समुदायों के, विभिन्न संस्कृति के, ठीक है, विभिन्न क्षेत्रों के लोग रहते हैं, विभिन्न भाषाई लोग रहते हैं। अलग अलग समूहों ने जो है सामूहिक अपनेपन का भाव कैसे विकसित किया, इसके बारे में हम देखते हैं। देखिए, सामूहिक अपनेपन का ये जो भाव है ना, इसकी जो भावना है आंशिक रूप से जो मैंने अभी बताया कि संयुक्त संघर्षों के चलते पैदा हुई। इसके अलावा सांस्कृतिक प्रक्रियाएं भी हैं, चित्र हैं, प्रतीक हैं, लोक कथाएं हैं, लोकगीत हैं, है ना। ये राष्ट्रवाद को साकार करने में अपना अहम योगदान दी है। अब देखिए, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि राष्ट्र की पहचान सबसे ज़्यादा किससे होती है, किसी तस्वीर में अंकित की जाती है ना। इससे क्या होता है कि लोगों को एक ऐसी छवि गढ़ने में मदद मिलती है जिसके जरिए वे राष्ट्र को पहचान सकते हैं। यानी कि 20वीं शताब्दी की अगर मैं बात करूँ तो राष्ट्रवाद के विकास के साथ ना भारत की पहचान भी भारत माता की छवि का रूप लेने लगी। और ये जो छवि थी ना, इसका निर्माण मैं आपको बता दूं तो इसका निर्माण जो है बंकिम चंद्र चटर्जी यानी कि बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने किया। आप सभी को पता है कि अमर सोनर बांग्ला ये किसके द्वारा लिखी गई है, बंकिम चंद्र चटर्जी के द्वारा लिखी गई है। और इसमें राष्ट्रवाद की भावना से ओतप्रोत ये जो गीत है, 1870 के दशक में उन्होंने मातृभूमि की स्तुति में ना वंदे मातरम लिखा था और बाद में इसे उन्होंने अपने उपन्यास यानी कि आनंद मठ में शामिल कर लिया था। ये जो गीत है ना, ये बंगाल में स्वदेशी आंदोलन में खूब गाया गया। स्वदेशी जो है आंदोलन प्रेरणा इससे किससे मिली, ये जो है अवनींद्रनाथ टैगोर ने भारत माता की विख्यात छवि को चित्रित किया। आप जो है आपके सामने चित्र भी प्रदर्शित हो रहा होगा कि भारत माँ का चित्रांकन जो है किया गया है और इसी पेंटिंग के माध्यम से भारत माता को एक सन्यासिनी के रूप में दर्शाया गया। वो शांत हैं, गंभीर हैं, दैवी हैं, आध्यात्मिक हैं, ये सारे गुण उनमें दिखाई दे रहे हैं। और आगे चलकर अगर मैं आपको ये बात बताऊं तो जब इस छवि को बड़े पैमाने पर तस्वीरों में उतारा जाने लगा ना, तो बहुत सारे कलाकार जो थे ना इस तस्वीर को बनाने लगे। भारत माता की छवि जो है विविध रूप जो है ग्रहण करती गई और इस मातृ छवि के प्रति ना श्रद्धा को जो है राष्ट्रवाद की आस्था का प्रतीक माना गया। अब मैं आपको एक चीज और बताती हूँ कि
जब तक जो है अनेक लोगों का समूह मिलकर इकट्ठा एक विचारधारा वाला नहीं होगा, तब तक राष्ट्रवाद की भावना जो है जागृत नहीं हो सकती। देखिए, राष्ट्रवाद का जो विचार है ना, भारतीय लोक कथाओं को क्या करता है, पुनर्जीवित करने का आंदोलन से भी जो है मजबूत हुआ। 19वीं सदी में क्या हुआ कि आखिर में जो है राष्ट्रवादियों ने भाटों और चारणों द्वारा गाई सुनाई जाने वाली लोक कथाओं को दर्ज करना शुरू कर दिया। वे लोक गीतों और जनश्रुतियों को इकट्ठा करने के लिए क्या करने लगे, गांव गांव घूमने लगे। बेसिकली अगर मैं बताऊं, उनका मानना ये था कि यही कहानियां हमारी उस परंपरागत संस्कृति की सही तस्वीर पेश करती हैं। आप ये सोचिए कि जब 15 अगस्त और 26 जनवरी आता है और हम जो है अपने राष्ट्रगीत राष्ट्रगान सुनते हैं, तो हम जो है अपने देशभक्ति की भावना से ओतप्रोत हो जाते हैं, उसी में लीन हो जाते हैं कि हम अपने देश के लिए कुछ भी करेंगे। और इसी प्रकार वो काम किया उस समय लोकगीतों ने, जनश्रुतियों ने, ठीक है, अपनी राष्ट्रीय पहचान को ढूंढने और अपने अतीत में गौरव का भाव जो है पैदा करने के लिए इस लोक परंपरा को बचाकर रखना जरूरी था। बंगाल में अगर मैं आपको बात बताऊं, तो बंगाल में खुद जो है रविन्द्रनाथ टैगोर भी लोक गाथा, गीत, बाल गीत और जो है मिथकों को इकट्ठा जो है करने निकल पड़े। उन्होंने लोक परंपराओं को ना फिर से जीवित करने वाले आंदोलन का नेतृत्व किया। मद्रास में जो है नटेशा शास्त्री ने द फोकलॉर्स, ठीक है, ऑफ सदर्न इंडिया के नाम से तमिल लोक कथाओं का विशाल संकलन 4 खंडों में प्रकाशित किया। उनका मानना ये था कि लोक कथाएं जो होती है ना, वो राष्ट्रीय साहित्य होती हैं और ये जो है लोगों के असली विचारों और विशिष्टताओं की सबसे विश्वसनीय जो है अभिव्यक्ति है। अब देखिए, जैसे जैसे राष्ट्रीय आंदोलन आगे बढ़ता गया ना, राष्ट्रीय नेता लोग जो है एकजुट करने और राष्ट्रवाद की भावना जो है भरने के लिए इस तरह के चिन्हों और प्रतीकों के बारे में और ज़्यादा जागरूक होते गए। बंगाल की अगर मैं बात करूं, देखिए बंगाल हमेशा से टारगेट पॉइंट रहा है और हमेशा से बंगाल जो है क्रांतिकारियों की जन्मभूमि रही है, कर्मभूमि रही है। तो बंगाल में स्वदेशी आंदोलन के दौरान एक तिरंगा झंडा हरा, पीला, लाल तैयार किया गया। इसमें ब्रिटिश भारत के जो है 8 प्रांतों का प्रतिनिधित्व करते कमल के 8 फूल और हिंदुओं और मुसलमानों का प्रतिनिधित्व करता एक अर्धचंद्र दर्शाया गया। 1921 तक क्या हुआ, गांधी जी ने भी स्वराज का झंडा तैयार कर लिया था और ये भी तिरंगा जो था ना, सफेद, हरा और लाल था। अब इनके मध्य में गांधीवादी प्रतीक चरखे की जगह दी गई। चरखा जो कि स्वावलंबन का प्रतीक था। जुलूसों में ये झंडा जो है थामे चलना शासन के प्रति जो है अवज्ञा यानी कि डिसओबीडियंस का संकेत था। अगर मैं इतिहास की बात करूं, तो इतिहास की पुनर्व्याख्या जो थी ना, राष्ट्रवाद की भावना पैदा करने का एक और साधन था। 19वीं सदी के अंत तक आते आते क्या हुआ, बहुत सारे भारतीय ये महसूस करने लगे कि राष्ट्र के प्रति गर्व का भाव जगाने के लिए भारतीय इतिहास को अलग ढंग से पढ़ाया जाना चाहिए। अंग्रेजों की नज़र में भारतीय जो थे ना, पिछड़े हुए और आदिम लोग थे जो अपना शासन खुद नहीं संभाल सकते थे। अब इसके जवाब में भारत के लोग अपनी महान उपलब्धियों की खोज में अतीत की ओर देखने लगे। उन्होंने उस गौरवमयी प्राचीन युग के बारे में लिखना शुरू कर दिया जब कला, वास्तुशिल्प, विज्ञान और गणित, धर्म और संस्कृत, कानून और दर्शन, हस्तकला, व्यापार फल फूल रहे थे। किसके द्वारा फले फूले? भारतीयों के द्वारा ही तो फले फूले। उनका मानना ये था, उनका कहना ये था कि जो है महान युग के बाद पतन का समय आया और भारत को गुलाम बना लिया गया। और इस राष्ट्रवादी इतिहास में ना पाठकों को अतीत में जो है भारत की महानता और उपलब्धियों पर गर्व करने और ब्रिटिश शासन के तहत दुर्दशा से मुक्ति के लिए संघर्ष का मार्ग अपनाने का आह्वान किया जाता था। अब देखिए, लोगों को एकजुट करने की इन कोशिश की जो है अपनी समस्याएं थी। अब जिस अतीत का गौरवगान किया जा रहा था ना, वो हिंदुओं का अतीत था। अब जिन अतीत में जो है छवियों का सहारा लिया जा रहा था, वे हिंदू प्रतीक थे और इसलिए ना अन्य समुदाय के लोग अलग थलग महसूस कर रहे थे। क्योंकि जब हिंदुओं का अतीत लगे तो जाहिर सी बात है सिख धर्म, मुस्लिम धर्म, ईसाई धर्म ये अलग थलग ही महसूस करेंगे, है ना। अब देखिए,
निष्कर्ष क्या निकलता है, इसके बारे में भी हम थोड़ा जान लेते हैं। देखिए, अंग्रेज सरकार के खिलाफ बढ़ता गुस्सा विभिन्न भारतीय समूहों और वर्गों को ना स्वतंत्रता के साझा संघर्ष में खींच रहा था। महात्मा गांधी जो थे, इनके नेतृत्व में कांग्रेस के लोगों ने असंतोष और परेशानियों को स्वतंत्रता से संगठित आंदोलन में जो है समाहित करने का प्रयास किया। अब उन्होंने जो है ना आंदोलन के जरिए पूरे देश को एकता के सूत्र में पिरोने का प्रयास किया। अब लेकिन जैसा कि हमने देखा कि इन आंदोलन को के जो है सूत्र में पिरोने जैसा प्रयास किया गया, लेकिन जैसा कि हमने देखा कि इन आंदोलन में हिस्सा लेने वाले विभिन्न समूह और जो वर्ग थे वे अलग अलग आकांक्षाओं वाले थे। ठीक है, व्यापारी की अलग आकांक्षा थी, बड़े किसानों की अलग आकांक्षा थी, छोटे किसानों की अलग आकांक्षा थी। तो अपेक्षाओं के साथ ये हिस्सा ले रहे थे और उनकी शिकायतें जो थी ना बहुत व्यापक थी, और इसलिए औपनिवेशिक जो शासन से मुक्ति का भी जो है सबके लिए अपना अपना अर्थ था। कांग्रेस ने इन विभेदों को हल करने और ये सुनिश्चित करने के लिए हमेशा प्रयास किया, और एक समूह के जो है मांगों के कारण ना कोई दूसरा समूह दूर ना चला जाए, यही वजह है कि आंदोलन के भीतर अक्सर बिखराव बना रहा, एकता की भावना नहीं जागृत हो पाई, और इसीलिए इन मुट्ठी भर अंग्रेजों से हमें जो है पीछा छुड़ाने के लिए इतने साल लगे, क्योंकि बिखराव की स्थिति जो है ना हमेशा चलती ही रही। कांग्रेस की सरगर्मियों और राष्ट्रीय एकता के जो है शिखर को छूने के बाद बिखराव और आंतरिक टकरावों का चरण आ गया। अगर संक्षेप में मैं आपको बताने का प्रयास करूं इन शॉर्ट फॉर्म, तो जो राष्ट्र उभर रहा था वो औपनिवेशिक शासन से मुक्ति की चाह रखने वाली बहुत सारी आवाजों का पुंज था, एक श्रृंखला थी। तो बात करते हैं भारत छोड़ो आंदोलन के बारे में, थोड़ा सा जान लीजिए। भारत छोड़ो आंदोलन देखिए द्वितीय विश्व युद्ध के समय जो है 8 अगस्त 1942 को आरंभ किया गया। आप सभी को पता होना चाहिए कि द्वितीय विश्व युद्ध जो है 1939 में स्टार्ट हुआ, और जो ये भारत छोड़ो आंदोलन था ना, ये एक ऐसा आंदोलन था जिसका लक्ष्य जो है भारत से ब्रिटिश साम्राज्य को समाप्त करना। यानी कि भारत छोड़ो से ही आपको जागृत हो रहा होगा, प्रदर्शित हो रहा होगा कि भारत छोड़ो अंग्रेजों, भारत छोड़ो अंग्रेजों, भारत छोड़ो, है ना। और ये जो आंदोलन था ना महात्मा गांधी द्वारा अखिल भारतीय कांग्रेस समिति के मुंबई अधिवेशन में शुरू किया गया। ये जो भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के दौरान विश्वविख्यात जो काकोरी कांड हुआ था ना, उसके ठीक 17 साल बाद 8 अगस्त 1942 को गांधी जी के आह्वान पर समूचे देश में एक साथ आरंभ हुआ। और ये जो था ना, ये जो भारत को तुरंत आज़ाद कराने के लिए अंग्रेजी शासन के विरुद्ध एक जो है डिसओबीडियंस मूवमेंट था। ठीक है, क्रिप्स मिशन की विफलता हो गई थी उस समय। द्वितीय विश्व युद्ध के प्रभावों ने भारत में व्यापक असंतोष को जन्म दिया। इसके फलस्वरूप गांधी जी ने एक आंदोलन शुरू किया जिसमें उन्होंने अंग्रेजों को पूरी तरीके से भारत छोड़ने पर जोर दिया। यानी कि वर्धा में 14 जुलाई 1942 को अपनी कार्यकारिणी में कांग्रेस कार्य समिति ने ऐतिहासिक भारत छोड़ो प्रस्ताव पारित किया, और जिसमें सत्ता का भारतीयों को तत्काल हस्तांतरण और भारत छोड़ने की मांग की गई। 8 अगस्त 1942 को बंबई में अखिल भारतीय कांग्रेस समिति ने इस प्रस्ताव का समर्थन किया, और जिसमें जो है पूरे देश में व्यापक पैमाने पर एक अहिंसक जनसंघर्ष का आह्वान किया गया। और इसी अवसर पर गांधी जी ने करो या मरो, डू और डाई भाषण दिया। भारत छोड़ो की ये जो आह्वान था ना, देश के अधिकतर हिस्सों में राज्य व्यवस्था को ठप कर दिया। लोग अपने आप ही आंदोलन में कूद पड़े। लोगों ने हड़तालें की, राष्ट्रीय गीत गाए, नारे दिए, प्रदर्शन किए। आंदोलन वास्तव में एक जन आंदोलन था जिसमें छात्र, मजदूर, किसान, हजारों साधारण लोगों ने हिस्सा लिया। इसमें नेताओं ने सक्रिय भागीदारी निभाई, जिनमें से जयप्रकाश नारायण, अरुणा आसफ अली, राम मनोहर लोहिया, बहुत सारी महिलाएं, जैसे कि बंगाल से मातंगिनी हाजरा, असम से कनकलता बरुआ, उड़ीसा से रमा देवी थी। इन सब का नाम आपको याद होना चाहिए। भारत छोड़ो आंदोलन आगे के जो है वीडियोस में मैं आपको बहुत डिटेल में पढ़ाने वाली हूँ। इसका 2 पार्ट बनेगा क्योंकि ये बहुत लंबा जो है बहुत लंबा इसका कंटेंट है, तो इसको जो है पढ़ाने में मैं 1-2 पार्ट लूँगी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो चलिए अब इस पार्ट के जो है क्वेश्चंस देख लेते हैं।
और इस पार्ट का आज एंड कर ही देते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, व्याख्या करनी है हमें। सबसे पहला क्वेश्चन ये है कि उपनिवेशों में राष्ट्रवाद के उदय की प्रक्रिया उपनिवेशवाद विरोधी आंदोलन से जुड़ी हुई क्यों थी? देखिए, आधुनिक राष्ट्रवाद के उदय की जो परिघटना थी ना, उपनिवेशवाद विरोधी आंदोलन के साथ गहरे तौर पर जुड़ी हुई थी। क्यों? क्योंकि इसके पीछे कई रीज़न है। पहला रीज़न ये है कि औपनिवेशिक शासकों के खिलाफ जो था, संघर्ष के दौरान लोग आपसी एकता को पहचानने लगे थे। दूसरी चीज़, उत्पीड़न और दमन के जो है साझा भाव ने ना विभिन्न समूहों को एक दूसरे से बांध दिया, ठीक है, एक दूसरे से कनेक्ट कर दिया। तीसरी चीज़, वियतनाम हो गया, चीन, बर्मा, भारत, लैटिन और जो है अफ्रीका, ये सारे देश के में जो है राष्ट्रीय आंदोलन उनके सामाजिक, राजनैतिक, आर्थिक शोषण के कारण प्रारंभ हुए और इनमें जो राष्ट्रीय भावनाओं का विकास हुआ ना, उन्होंने उपनिवेशवाद को पूरी तरीके से विश्व से हटा दिया। अगला क्वेश्चन है, पहले विश्व युद्ध ने भारत में राष्ट्रीय आंदोलन के विकास में किस प्रकार योगदान दिया? आप सभी को पता होना चाहिए कि पहला विश्व युद्ध कब हुआ? 1 अगस्त 1914 में प्रारंभ हुआ। मित्र राष्ट्र जो कि थे ब्रिटेन, फ्रांस, रूस, जापान, अमेरिका और धुरी राष्ट्र थे ऑस्ट्रिया, हंगरी, जर्मनी, तुर्की, इटली, इनके बीच प्रारंभ हुआ। तो इसमें जो है राष्ट्रवादी आंदोलन का व्यापक प्रभाव पड़ा। सबसे पहली चीज कि भारतीयों का विश्व से संपर्क बना। दूसरी चीज, आर्थिक प्रभाव। आर्थिक प्रभाव किस प्रकार? तो युद्ध के कारण ब्रिटेन की रक्षा व्यय बढ़ गया। अब इसे पूरा करने के लिए उसने जो है अमेरिकी जैसे देश से कर्ज लिए और इन्हीं कर्ज को चुकाने के लिए ना भारतीयों पर सीमा शुल्क और टैक्स बढ़ा दिए गए और इसी कारण भारतीयों पर आर्थिक दबाव बढ़ा। आप ये समझिए, मैंने आपको बताया भी है कि रोटी की कीमत इतनी बढ़ गई थी कि एक नॉर्मल इंसान का रोटी जो है पाना मुश्किल दूभर हो गया था। तीसरा रीज़न, सांप्रदायिक एकता। खलीफा के प्रश्न पर सभी मुसलमान जो है अंग्रेजों से विरुद्ध हो गए और गांधी जी ने अली बंधुओं के सहयोग के लिए खिलाफत आंदोलन प्रारंभ किया। चौथा रीज़न, प्राकृतिक संकट। आप सभी को बताया है मैंने कि 1918 से 21 के मध्य जो है भारत में अकाल, सूखा, बाढ़ जैसी प्राकृतिक आपदाएं आई और इसमें जो है लोग एकजुट हुए, ठीक है। पांचवी चीज, डिफेंस ऑफ इंडिया एक्ट, जो कि 1915 में अंग्रेजी सरकार ने क्रांतिकारी गतिविधियों को रोकने के लिए डिफेंस ऑफ इंडिया एक्ट पास किया। ये एक दमनकारी एक्ट था और किसके दमन का? भारतीयों के। और इसने जो है क्रांतिकारी आंदोलन को दबाने की बजाय और तीव्र कर दिया, जिससे क्या हुआ कि आम जनता में भी राष्ट्रवादी भावनाएं पनपी। तो ये चीज है। आगे बढ़ते हैं। तो भारत में लोग रॉलेट एक्ट का विरोध क्यों कर रहे थे? सबसे पहली चीज को ये जो है ये बिना दलील, बिना अपील और बिना वकील के कानून था। यानी कि कोई भी इंसान पे अगर आपको किसी भी भारतीय पे डाउट है तो आप सीधे बंद करो। और ऐसे कैसे हो सकता है? 1918 में अंग्रेजी सरकार ने रॉलेट की अध्यक्षता में जो है एक समिति नियुक्त की और इसका उद्देश्य मात्र ये था कि भारत में जो क्रांतिकारी आंदोलन हो रहे हैं इनको रोकने के लिए ये कानून बनाया गया था। दूसरी चीज़, ये जो समिति थे ना, ये 2 कानून बनाए जिसके द्वारा सरकार को स्वतंत्रता आंदोलन का दमन करने के लिए असीमित अधिकार मिल गए, जिसकी कोई सीमा नहीं थी, है ना। ये प्रमुख कानून था और गांधी जी ने भी इसके जो है विरुद्ध आंदोलन प्रारंभ करने का आह्वान किया। इसी के तो फलस्वरूप जो है वो असहयोग आंदोलन जो है प्रकट हुआ, है ना। अगला क्वेश्चन है, गांधी जी ने असहयोग आंदोलन वापस लेने का फैसला क्यों लिया? बहुत बार मैं आपको बता चुकी हूँ कि 5 फरवरी 1922 में उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिले में चौरी चौरा नामक जगह पर जो है बाजार से गुजर रहा एक शांतिपूर्ण जुलूस जो था पुलिस के साथ हिंसक टकराव में बदल गया। आंदोलनकारियों ने क्या किया कि पुलिस वालों को थाने में बंद करके आग लगा दी, ठीक है। और इस घटना के ना बारे में सुनते ही महात्मा गांधी ने 12 फरवरी 1922 को असहयोग आंदोलन रोकने का आह्वान किया और उनको लगा था कि आंदोलन जो है हिंसक होता जा रहा है और आप सभी को पता है कि अहिंसावादी थे गांधी जी, है ना। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, सत्याग्रह के विचार का क्या मतलब है? सत्याग्रह का सीधा सीधा अर्थ ये है, अगर आपका उद्देश्य सच्चा है, यदि आपका संघर्ष अन्याय के खिलाफ है, तो उत्पीड़क से मुकाबला करने के लिए आपको किसी शारीरिक बल की आवश्यकता नहीं है। दूसरी चीज, प्रतिशोध की जो भावना होती है, बदले की भावना जो होती है, आक्रामकता का सहारा लिए बिना सत्याग्रही केवल
के सहारे भी अपने संघर्ष में सफल हो सकता है। जिस प्रकार गांधी जी कई, आप कहने को ये कह सकते हैं कि उनके चाहे जो है असहयोग आंदोलन हो, सविनय अवज्ञा भारत की असफल हुए, लेकिन पूरी तरीके से असफल हुए आप ये नहीं कह सकते हैं। ठीक है, तो ये उनका अहिंसावादी जो सत्याग्रह ही तो विचार था, है ना। आगे बढ़ते हैं। अगला है अखबार की रिपोर्ट लिखे जालियांवाला बाग हत्याकांड। तो ये आप रिपोर्ट लिख लेंगे। आप सभी को मैंने बताया ही है कि 13 अप्रैल 1919 की शाम को जालियांवाला बाग में भयंकर हत्याकांड हुआ और जिसने जो है विश्व मानवता को शर्मिंदा, शर्मसार कर दिया। और ये जो घटना थी ना, ये इस प्रकार घटी कि देखिए क्या हुआ था कि डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू और सत्यपाल, इनकी गिरफ्तारी के विरुद्ध अमृतसर में सार्वजनिक हड़ताल हो गई और हर जगह जनसभाएं आयोजन हो रही थी। और उसी रेफरेंस में 13 अप्रैल को वैसाखी वाले दिन बैसाखी के मेले में सम्मिलित होने के लिए इस बाग में बड़ी संख्या के लोग एकत्रित, उस समय बैसाखी का मेला भी लगा हुआ था और इसी बाग में एक शांतिपूर्ण जनसभा भी चल रही थी। अचानक जनरल डायर आया और जो है गोलियों की धुंधुनाहट से उसने जो है वहाँ पे सभी लोगों को मौत के घाट उतार दिया गया। आंकड़े अगर मैं आपको बताऊं तो 1000 से भी ज़्यादा लोग मारे गए, है ना। और ये जो घटना थी ना, ये लोगों को प्राप्त हुई, उसमें सरकार के विरुद्ध जो है आक्रोश और गुस्सा भड़क गया। ये जालियांवाला बाग जो है इसीलिए याद किया जाता है। अगला है साइमन कमीशन। साइमन तो 3 फरवरी 1928 को ये जो है इंग्लैंड की सरकार ने सर जॉन साइमन की अध्यक्षता में 7 सदस्यों का एक कमीशन जो है भारत भेजा। अब इसमें इसका विरोध इसलिए किया गया कि इसमें एक भी भारतीय सदस्य नहीं थे गाइस। भारतीयों के लिए आप कानून बनाओगे और भारतीय सदस्य ही नहीं रखोगे, तो इसलिए इस कमीशन का भरसक जो है विरोध हुआ। काले झंडे दिखाए गए, साइमन जाओ वाह साइमन वापस जाओ के नारे लगाए गए। और इसी साइमन विरोधी प्रदर्शन का नेतृत्व कौन कर रहे थे? लाला लाजपत राय। क्यों? क्योंकि भारतीय सदस्य नहीं थे इस कमीशन में और वही जो है इसकी रिपोर्ट अपूर्ण और अव्यवहारिक बताए थे। अगला क्वेश्चन है, इस अध्याय में दी गई भारत माता की छवि और अध्याय 1 में दी गई जर्मेनिया की छवि की तुलना कीजिए। अब इसके लिए तो आपको पार्ट 1 और पार्ट 2 बहुत अच्छी तरीके से पढ़ना होगा। सबसे पहले भारत माता की छवि की बात कर लेते हैं। इस छवि को जो है अवनींद्रनाथ टैगोर ने 1905 में बनाया और जर्मेनिया की छवि को जो है इसका चित्रकार था फिलिप वेट, इसने जो है 1848 में बनाया। अब इस चित्र में छवि में जो है इसमें भारत माँ को अन्नपूर्णा के रूप में दर्शाया गया, जिनके हाथ में माला, एक में पुस्तक, एक में भोजन, एक में कपड़ा, और जो कि वह भारतीयों को प्रदान कर रही हैं। अगर जर्मेनिया की वहीं मैं बात करूं तो राइन नदी पर पहरा देते हुए इनको दर्शाया गया जर्मेनिया को। भारत माता की अगर छवि की बात करूं तो इन्हें सन्यासिनी के रूप में दर्शाया गया है, जिसके हाथ में त्रिशूल, ठीक है, और जिस पर झंडा लहरा रहा है, वह हाथी और शेर के बीच खड़ी हैं और ये दोनों पशु जो है सत्ता और शक्ति के प्रतीक हैं। वहीं अगर मैं जर्मेनिया की बात करूं तो जर्मेनिया के हाथ में तलवार है, जिस पर खुदा है कि जर्मन तलवार जर्मन राइन की रक्षा करती है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन अगला है, 1921 में असहयोग आंदोलन में शामिल होने वाले सभी सामाजिक समूहों की सूची बनाइए। तो आप सभी को पता है कि शिक्षित जो है मध्यम वर्ग, दूसरा व्यापारी वर्ग, तीसरा सामान्य जनता, चौथा बागान मजदूर, ये सारे लोग जो है शामिल हुए हैं, है ना। आगे बात करते हैं। नमक यात्रा की चर्चा करते हुए स्पष्ट करें कि उपनिवेशवाद के खिलाफ प्रतिरोध का एक असरदार प्रतीक था। 31 जनवरी 1930 को गांधी जी ने इरविन को पत्र लिखा, जिसमें उन्होंने कितनी मांगे की? 11 मांगों का उल्लेख किया और इसमें सबसे महत्वपूर्ण मांग थी क्या? नमक कर को खत्म कर देना। यानी कि नमक जो था, नमक तो आप देखिए, नमक पे गरीब का भी अधिकार है, अमीर का भी अधिकार है, ये भोजन का एक अभिन्न हिस्सा है भाई। और इसलिए नमक पर कर को ब्रिटिश सरकार के जो है सबसे दमनकारी पहलू बताया गया। 11 मार्च तक उनकी मांगे नहीं मानी गई तो 12 मार्च 1930 को गांधी जी ने अपने 56 स्वयंसेवक के साथ जो है नमक यात्रा शुरू कर दी और 6 अप्रैल को वे दांडी पहुंचे। उन्होंने समुद्र में पानी उबालकर नमक बनाना शुरू किया और उसी समय उन्होंने नमक कानून का उल्लंघन किया। अब बात यह हो रहा है कि असरदार कैसे प्रतीत हुआ।
अब देखिए, इस बार लोगों को ना केवल अंग्रेजों का सहयोग ना करने के बल्कि जो है औपनिवेशिक कानूनों का उल्लंघन करने के लिए आह्वान किया जाने लगा और हजारों लोगों ने नमक कानून तोड़ा और सरकारी नमक कारखाने के सामने प्रदर्शन भी की। अगला क्वेश्चन है, कल्पना कीजिए कि जो है सिविल नाफरमानी आंदोलन के हिस्सा लेने वाली महिला है, बताइए कि इस अनुभव को आप अपने जो है जीवन में क्या अर्थ रखती है। देखिए, सिर्फ जो ये सिविल नाफरमानी है ना, आंदोलन में अनेक औरतों ने बहुत बड़े पैमाने पे भाग लिया। गांधी जी की बातों को सुनने के लिए औरतें अपने घरों से बाहर निकली। ठीक है, ये चीज़ है भाई। कई सारी औरतें नमक बनाने में हिस्सा ली, विदेशी कपड़े, शराब की दुकानों में पैकेटिंग, ठीक है, महिलाएं जेल भी गईं, ये चीज़ थी। अगला क्वेश्चन है, राजनीतिक नेता पृथक निर्वाचिका के सवाल पर क्यों बटे हुए थे। इसके बहुत सारे रीज़न है। पहला रीज़न ये है कि कांग्रेस जो थी पृथक निर्वाचन पद्धति का विरोध कर रही थी। पहले अंग्रेजों ने केवल हिंदू और मुसलमानों को अलग करने के निर्वाचन क्षेत्रों की बात कही थी, लेकिन बाद में हरिजनों को भी जो है हिंदुओं से अलग करके पृथक निर्वाचन क्षेत्रों में बांटने की बात कही जाने लगी। तो कांग्रेस ने इसका जो है खुलकर विरोध किया। दूसरे रीजन की अगर मैं बात करूं तो दलितों के उद्धार में जो लगे कौन थे, BR अम्बेडकर। इन्होंने दलितों के लिए पृथक निर्वाचन क्षेत्र चाहते थे वो, और उनका मानना ये था ना कि उनकी सामाजिक अपंगता केवल राजनीतिक सशक्तिकरण से ही दूर हो सकती है। तीसरा रीजन, भारत को मुस्लिम समुदाय भी पृथक निर्वाचन क्षेत्रों के पक्ष में था। बात करूं अगर मैं मोहम्मद अली जिन्ना की, तो इनका कहना यह था कि यदि मुसलमानों को केंद्रीय सभा में आरक्षित सीटें दी जाएं और मुस्लिम बहुल प्रांतों में जो है मुसलमानों की आबादी के अनुपात में प्रतिनिधित्व जो है दिया जाए, वे मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचिका की मांग छोड़ने के लिए तैयार हैं। और इन सारी बातों से जो है पता चलता है कि पृथक निर्वाचन क्षेत्रों को लेकर भारतीयों में फूट पड़ी। ठीक है, साफ जाहिर है। तो यही खत्म होता है ये वीडियो। कैसा लगा ये वीडियो जरूर आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं गाइस। चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो जरूर कर ले, बेल आइकन प्रेस कर दें और वीडियो को शेयर कर दीजिए करिए गाइस। आप लोग बिल्कुल भी शेयर नहीं करते हो। मैं वीडियो पे वीडियो बना रही हूँ, मेहनत पे मेहनत कर रही हूँ, आप लोगों को मैं सिर्फ शेयर करने के लिए बोलती हूँ, आप वो भी नहीं करते हो। बहुत मैं मतलब आप लोगों से बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंट हूँ। प्लीज़ आप सारे सब्सक्राइबरों से मेरी विनती है कि आप अपने 10-10 दोस्तों में जो है वो शेयर करें। थैंक यू वेरी मच।